नए दिन के साथ नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं हमारी बुक। पिछली क्लास में हमने हरित क्रांति से संबंधित टॉपिक किया था कि भारत आज़ादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आए उनसे संबंधित हम बात कर रहे थे और उसमें हमने पहले कृषि में संबंधित हरित क्रांति पिछली क्लास में हमने टॉपिक किया था। आज हम टॉपिक करने वाले हैं सहायिकी पर बहस। टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक सूचना कि वीडियो को अंत तक देख लाइक शेयर करना न भूलें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ ऑल बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको मिलने वाली सूचनाएं मिलती रहें लगातार। साथ ही साथ कमेंट द्वारा बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और सहायिकी पर बहस। आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायता का आर्थिक औचित्य एक गर्मागर्म बहस बना हुआ है। इस बात से भी सभी सहमत हैं कि किसानों द्वारा और सामान्य छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायता दी जानी आवश्यक है। किसान प्राय किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते हैं, अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी को परखने के लिए सहायता आवश्यक थी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायिकी को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। यही नहीं, यद्यपि सहायिकी का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायिकी का बड़ा लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योग और अधिक समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को ही पहुंचता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायिकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें लक्षित समूह को लाभ नहीं होता और सरकारी कोष पर अनावश्यक बोझ भी पड़ता है। देखिए, जब सहायता प्रदान की जाती है तो निश्चित रूप से उसका जो है लाभ सभी किसानों को मिलता है और ये लाभ जो है वो सीमित होता है क्योंकि अगर आपने एक बार किसी व्यवस्था को अपना लिया है तो हम लोग उसे अपनाने से जो है वो डरते हैं क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए क्या होती है, नई है। और नई चीज़ को जब हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में कुछ न कुछ जो है वो क्या होते हैं, संदेह होते हैं और उन्हीं संदेहों को दूर करने के लिए सरकार समय समय पर हमें सहायता प्रदान करती है। जैसे कि अगर नया उदाहरण मैं लूँ तो उसका उदाहरण आता है फव्वारा पद्धति का। फव्वारा पद्धति के तहत जो है वो या बूंद बूंद ड्रिप, तो बूंद बूंद व्यवस्था के तहत भी जो है वो किसान डर रहे थे कि ये कितनी कामयाब होने वाली है या नहीं होने वाली, तो उसके लिए सरकार ने सहायता दी। अभी अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान के परिदृश्य में देखा जाए तो सोलर प्लांट से संबंधित जो है वो किसानों को निश्चित रूप से सहायता प्रदान की जा रही है क्योंकि किसान अभी इस बात को लेकर संदेह में रहते हैं कि जो उन्हें सहायता दी जा रही है, अगर वो सहायता नहीं दी जाएगी तो क्या वो उसे अपना पाएंगे, नहीं अपनाएंगे। क्योंकि वे सोचेंगे कि क्या पता सोलर प्लांट से चलने वाले हमारे यंत्र कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से बीज, HYV बीज या उर्वरकों से संबंधित भी इसी तरह के संदेह आमतौर पर किसानों के दिमाग में रहते हैं। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि की सहायता जारी रखनी चाहिए क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है क्योंकि मौसम पर निर्भर करते हैं, मानसून पर निर्भर करते हैं। इसलिए अधिकांश किसान बहुत गरीब है और सहायता को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायता समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता बढ़ेगी और क्षमता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायता से बड़े किसान तथा उर्वरक उद्योगों को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायता समाप्त करना नहीं बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिससे केवल निर्धन किसानों को इसका लाभ मिल सके। आप जो है वो यहाँ पर जोतों का निर्धारण कर सकते हैं कि इतने एकड़ ज़मीन से कम के लोगों को ही जो है वो मिलेगी या पिछली पैदावार के आधार पर निर्धारण किया जा सकता है। ऐसे कुछ यहाँ अपनाए जा सकते थे। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि से
भारत संसाधनों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चित ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950 से 1990 के दशक की बात की जाए तो इस अवधि में जीडीपी में कृषि के अंशदान की तो भारी कमी आई, पर कृषि पर निर्भरता जनसंख्या के अनुपात में, जो कि 1950 में 67.50% थी, 1990 में घटकर 64.9% हो गई। इस क्षेत्र में उतनी उत्पादन में वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा संभव थी, फिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी। देखिए, पहले 1950 में थी लगभग 68% जनसंख्या, और 1990 यानी कि लगभग 40 वर्षों में कितने प्रतिशत कम होती है? मात्र 3% का ही गैप आ पाता है, क्योंकि 1950 में रहती है 68% और 1990 में आ जाती है 65%। तो अंतर कितना आया? मात्र 3% का। जबकि उत्पादन में बेहताशा वृद्धि हो गई। साथ ही जो है वो नवीनतम साधन अपनाने के कारण किसानों की इतनी लेबर की आवश्यकता ही नहीं थी। तो इसका सही उत्तर यह है कि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। उद्योग क्षेत्र कृषि के लोगों को नहीं ले पाया, सेवा क्षेत्र भी कृषि के क्षेत्रों को नहीं ले पाया। अनेक अर्थशास्त्रियों ने 1950 से 90 के दौरान अपनाई गई नीतियों को विफल माना। उनके अनुसार कि इस दौरान में जो नीतियां अपनाई गई थी वो उतनी अधिक सफल नहीं हो पाई जितनी की सफल होनी चाहिए थी। अगर हम मैप में देखें तो 1950 और 51 और 90-91 की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में 70.1%, जबकि 1990-91 में 66.8%, उद्योग 10.7 और 12.7, सेवाएं 17.2 और 20.5। तो इस आधार पर अगर यहाँ के उद्योगों की वृद्धि देखी जाए, उद्योगों की वृद्धि कितनी होती है? 2%, जबकि सेवा क्षेत्र की वृद्धि देखी जाए तो कितनी है? 3। और यहाँ अगर कृषि क्षेत्र में कमी देखी जाए तो कमी कितनी हो रही है? मात्र 3.5। तो यहाँ उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाई जितनी कि यहाँ कमी होनी चाहिए थी। तो यही कारण रहा कि हम उतना विकास नहीं कर पाए जितना कि हमें विकास करना था। अब बात आता है कीमत संकेतों के रूप में कि कृषि में जो है वो क्या कुछ होना चाहिए था, क्या कुछ इसमें निर्भरता कर रहा था, वो सब बातें। यह समझना आवश्यक है कि कीमतें वस्तुओं की उपलब्धता का संकेत है। यदि कोई वस्तु दुर्लभ हो जाती है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है, और कीमतों के आधार पर उनके प्रयोग के संबंध में सही निर्णय लेने की सभी उपभोक्ताओं को प्रेरणा मिलती है। यदि निम्न पूर्ति के कारण पानी की कीमत बढ़ जाती है तो देश इसका उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उदाहरण देखें इसके लिए, पानी संरक्षण के लिए बगीचे में पानी देना बंद कर सकते हैं। जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो हम शिकायत करते हैं कि सरकार पर दोषारोपण करते हैं, परंतु पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि इसकी अधिक कमी को दर्शाता है, और कीमत वृद्धि इस बात का संकेत है कि पेट्रोल कम मात्रा में उपलब्ध है। यह पेट्रोल का कम उपयोग करने और वैकल्पिक ईंधनों की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी का कारण है कि अभी जो है वो हम इको बाइक की ओर जा रहे हैं, इको गाड़ियों की ओर जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनकी ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। यही कारण है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सहायकी कीमतों को वस्तुओं की पूर्ति का संकेत नहीं होने देती है। जब बिजली और पानी को सहायकी युक्त दरों पर या निःशुल्क प्रदान किया जाता है तो इनकी कमी का ध्यान रखे बिना इनकी फिजूल उपयोग किया जाता है। सही भी है, अगर हमें कोई चीज़ वही चीज़ सस्ते या फ्री में मिल रही होती है तो हम उसका जो है वो दुरुपयोग अधिक करते हैं। यदि पानी निःशुल्क प्रदान किया जाए तो किसान पानी प्रधान फसलें उगाएंगे, भले ही उस क्षेत्र में जल संसाधनों की कमी हो, और इन फसलों के दुर्लभ संसाधनों भी कम हो जाएंगे। यदि पानी की कीमत दुर्लभता के अनुसार निर्धारित की जाए तो किसान क्षेत्र के अनुकूल उपयुक्त फसलें उगाएंगे। उर्वरक कीटनाशकों पर सहायकी संसाधनों के प्रयोग को बढ़ाएगी तो पर्यावरण के लिए निश्चित रूप से यह हानिकारक होगी। सहायकी से फिजूल खर्च उपयोग को बढ़ावा मिलता है। प्रेरणा की दृष्टि से सहायकी पर विचार करें तो
समय से यह पूछें कि क्या किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से उचित है। आप अगर किसान हैं तो आप कहेंगे ये जो है वो उचित है, क्योंकि आप किसान हैं, आप अपने दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में आप जो है वो उस बिजली को, विद्युत को उनको उचित दरों पे प्रदान करें, न कि निःशुल्क। दरें यहाँ रहनी चाहिए उचित, न्यूनतम दरें रख सकते हैं, ताकि किसान उसका देखिए आवश्यकता अनुसार उनको प्रयोग करना होगा, लेकिन उसका दुरुपयोग होना मुश्किल होता है, बड़ी भारी स्थितियां प्रदान करता है अर्थव्यवस्था के सामने। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें, लाइक जरूर करें और हाँ शेयर भी कर दें, ताकि आपका और मेरा संबंध जो इसी तरीके से बना रहे। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।